नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हिंदी और तेलुगु काव्य में अभिव्यक्त राष्ट्रीय एकता विषय पर मैं आगे चर्चा करने जा रहा हूँ और नेशनल इंटीग्रिटी इन हिंदी एंड तेलुगु पोइट्री और आगे देखेंगे इसके बारे में। जहाँ हित साधन ही साहित्य का मुख्य प्रयोजन है, ये सर्वविदित बात है। हित की भावना का जन्म स्व से पर की ओर उन्मुख होने पर ही जागृत होता है। वही साहित्य समाज की मनोवृत्तियों का प्रतिबिंब बन सकता है। समाज के विकास में साहित्यकारों का दायित्व महत्वपूर्ण है। साहित्य को मनुष्य जीवन के अनुभवों तथा अनुभूतियों का संचित प्रतिबिंब माना जा सकता है। 20वीं शती के पूर्वार्ध से राष्ट्रीय एकता की भावना की पुष्टि समाज सेवा व संस्कृति प्रेम की ओर उन्मुख करना ही साहित्य का प्रयोजन रहा है। राष्ट्रीयता शब्द का अर्थ किसी राष्ट्र का नागरिक होना का भाव, राष्ट्र प्रेम तथा देशभक्ति है। राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है जिसका संबंध मानव की अंतःचेतना से है। अनिर्वचनीय होने के कारण केवल अनुभूति का विषय है। यह भावना मानव की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में से एक है। इसके कारण ही वह अपने राष्ट्र से एक विशेष प्रकार का लगाव रखता है और उसे सदा समृद्धशाली बनाने का उत्सुक रहता है। इस भावना के आवेग से वह अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना गौरव समझता है। अपने देश के अगाध प्रेम में, अपने देश की सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक दशाओं में सुधार के प्रयत्नों में, अपनी संस्कृति, सभ्यता एवं धर्म के प्रति गौरव आदि से यह राष्ट्रीय भावना प्रस्फुटित होती है। राष्ट्रीयता वास्तव में मन की एक अवस्था है। कोहम के विचारानुसार राष्ट्रीयता की उत्पत्ति मस्तिष्क की एक विशेष दशा से होती है। यह मनोवृत्ति मनुष्य के अंतःकरण की एक सर्वोत्तम चेतना है। इससे मनुष्य अपने राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने की कामना करता है। यही मनोवृत्ति मनुष्य को राष्ट्रीयता के सूत्र में तभी बांधती है जब उसका ऐसे जन समूह से एकत्व हो जाता है जिसका रहन सहन, रीति रिवाज तथा अन्य जीवन की समस्याएं उसी के समान हो। गोखले ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि राष्ट्रीयता प्रधानतः मनोवैज्ञानिक भावना है जो उन्हीं लोगों से ही उत्पन्न होती हैं जिनके सामान्य गौरव तथा विपत्तियां हो, जिनकी सामान्य पैतृक संपत्तियां एवं परंपराएं हो। प्रोफेसर होलकॉम्ब कहते हैं कि राष्ट्रीयता एक साहचर्य की भावना है तथा पारस्परिक सहानुभूति है जो देश विशेष से संबंधित होती है और इसका उद्भव सामान्य पैतृक संपत्तियों से होता है। वे महान कर्तृत्व और गौरव की हो सकती है या विपत्ति तथा कष्टों की। देश काल की परिस्थितियों के अनुसार सामूहिक भावना के साथ साथ संस्कृति, समाज, इतिहास एवं राजनीति सभी राष्ट्रीयता के अंग बन गए हैं। राष्ट्रीयता में इन सभी का समान रूप से विद्यमान होना आवश्यक है। राष्ट्र व्यक्तियों का वह समूह है जो राजनैतिक, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक और इसी में भाषा भी सम्मिलित है एवं ऐतिहासिक दृष्टि से एक हो। उनका उद्गम एक हो, उसमें एक सा रहने की उत्कंठ भावना हो। प्रोफेसर सुधींद्र के अनुसार राष्ट्रवाद एक व्यक्तिगत नहीं समष्टिगत चेतना है जिसकी दृष्टि समूह या सर्व के अभ्युदय और प्रगति पर है और यह प्रगतिशील तत्व भी है। देशभक्ति राष्ट्रीयता का सनातन रूप है और राष्ट्रवाद उसका प्रगतिशील स्वरूप है। बाबू गुलाब राय ने इसे भावात्मक धारणा माना है। उसके अनुसार भी सब में साहचर्य की भावना होना आवश्यक है। वे लिखते हैं कि एक सम्मिलित राजनैतिक ध्येय में बंद हुए किसी विशिष्ट भौगोलिक इकाई के जन समुदाय के परस्पर सहयोग और उन्नति की अभिलाषा से प्रेरित उस भूभाग के लिए प्रेम, गर्व की भावना को राष्ट्रीयता कहते हैं। हिंदी कवियों ने अपने कविताओं द्वारा देशवासियों को प्राचीन उन्नति और अर्वाचीन अवनति की अवगत कराकर भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने
उद्बोधनों के सहारे राष्ट्र की अवनति अवस्था को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने वर्तमान अवनति का वर्णन कर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। इस प्रकार दुर्दशा वर्णन का एक अर्थ देशवासियों को वास्तविकता से परिचित कराना होता है, जिससे सारे दीप मिट जाएं और राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं कभी वर्तमान दुर्दशा से निराशा नहीं हुई। वे जानते थे उत्थान के पीछे पतन संभव सदा है सर्वथा, प्रौढ़त्व के पीछे स्वयं वृद्धत्व होता है यथा। हाँ, किंतु अवनति भी हमारी है, समुन्नत भी बड़ी, जैसी बड़ी थी पूर्णिमा वैसी अमावस्या पड़ी। उन्होंने अवनति को कालचक्र के क्रम के रूप में स्वीकार किया, अतएव उन्होंने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए जनता को प्रेरित किया। कर्तव्य अकर्तव्यों का निरूपण कर देशवासियों को उन्नति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान की। मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती उद्बोधन और नवजागरण की अग्रदूत कविता है। इससे ऐतिहासिक तथ्यों पर भारतीय जनता को नवजागरण का संदेश दिया है। गुप्त जी ने पूर्व गौरव दीप की रक्षा का उद्बोधन देते हुए लिखा है कि किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए, निज पूर्व गौरव दीप को बुझने ना देना चाहिए। सभी कवियों ने जातीय एकता की आवश्यकता पर बल दिया है। भारतवर्ष में अनेक धर्म और जाति के लोग निवास करते हैं, उनके ऐक्य के बिना राष्ट्रोन्नति असंभव है। अतएव कवि जातीय एकता पर बल देते हुए लिखते हैं, जैन बौद्ध पारसी यहूदी मुसलमान सिख ईसाई कोटि कंठ से मिलकर कह दो हम सब हैं भाई भाई। उसमें कवि ने भ्रातृत्व का सुंदर संदेश दिया है। मैथिली शरण गुप्त ने गुरुकुल में जातीय वैमनस्य को राष्ट्रीय प्रगति में बाधक माना। उन्होंने हिंदू संगठन तक ही अपने आप को सीमित न रखकर हिंदू मुसलमान दोनों जातियों के एकीकरण का आग्रह करते हुए लिखते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों अब थोड़े वह विग्रह की नीति प्रकट की गई है, यह केवल अपने वीरों के प्रति प्रीति। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी प्रभावोत्पादक हुंकार से कोटि कोटि हृदयों को स्पर्श किया है। धरती हित कर नींद बगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे, निश्चय करूं कि भारत हूं मैं। देश की स्वतंत्रता का विशेष भार तो युवकों को ही वहन करना पड़ता है। राम नरेश त्रिपाठी युवकों को उनके कर्तव्य की स्मृति ओजपूर्ण शब्दों में कराते हैं। कुछ सिंह सम निकल प्रकट कर अतुलित भुजबल विषम पराक्रम, युद्ध भूमि में वे बैरी का दर्प दलन कर लेते हैं दम, या स्वतंत्रता की वेदी पर कर देते हैं प्राण निछावर। तब नवयुवक स्वतंत्र देश के क्या बैठे रहते हैं घर पर। आत्मसमर्पण की भावना सोहनलाल द्विवेदी की कविताओं में ओजस्वी रूप से अभिव्यक्त हुई है। सच्चा देशभक्त अपना तन मन धन मातृभूमि को स्वाधीन कराने के लिए निछावर करना वे अपना परम सौभाग्य मानते हैं। द्विवेदी जी आत्म बलिदान की ओजस्वी भावना की अभिव्यक्ति इस प्रकार अभिव्यक्त किया है। देखिए, हम मातृभूमि के सैनिक हैं, आज़ादी के मतवाले हैं, बलवेदी पर हंस हंस करके निज शीश चढ़ाने वाले हैं, जननी के वीर पुजारी हैं, सर्वस्व लुटाने वाले हैं। हम मातृभूमि के सैनिक हैं, आज़ादी के मतवाले हैं। अब देश प्रेम की इंगत में रंग गया हमारा यह जीवन, उसके ही लिए समर्पित हैं सब कुछ अपना यह तन मन धन। उन कवियों ने अपनी लेखनी के द्वारा जनता में अदम्य उत्साह, अपूर्व स्फूर्ति निर्माण करने तथा कर्तव्य की ओर प्रेरित करने के लिए अभियान चलाया। जागो फिर एक बार कविता के माध्यम से निराला जी जनमानस में नवीन चेतना का संचार करने में सफल हुए हैं। उन्होंने निद्राण भारतीय जनता को जागरूक करने के लिए गीता के आधार पर जागरण का संदेश दिया। सिंही की गोदी से छीनता रे शिशु कौन, मौनती क्या रहती वह रहते प्राण, रे अजान एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह चिंती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तात आंसू बहाती, किंतु क्या
योग्य जन जीना है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। सोहनलाल द्विवेदी अपने गीत के माध्यम से गगनभेदी सिंह गर्जना करते हुए तीव्र गति से अग्रसर होने का प्रोत्साहन देते हैं। न हाथ एक अस्त्र हो, न साथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बड़े चलो, अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कहीं युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो वहीं, बड़े चलो। इस प्रकार बहुत ओजस्वी कविता। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद ने भारत के स्वतंत्र सेनानियों को साहस के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए लिखा है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मियां, विकीर्ण दिव्य दाह से, सपूत मात्र भूमि के, रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में, कड़ा सुड़वाग्नि से जलो, प्रवीर हैं जयी बनो, बड़े चलो कहते हैं। इस प्रकार कवियों ने अपनी उद्बोधनों से मंडित कविताओं के द्वारा जनता को क्रांति, बलिदान, राष्ट्रीय एकता का संदेश देकर उसमें देश के लिए मर मिटने की उत्तेजना जागृत की है। इसी प्रकार तेलुगु के कवियों ने जनता को प्राचीन उन्नति और अर्वाचीन अवनति से अवगत कराकर उज्जवल भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उद्बोधनों से मंडित कविताओं के सहारे राष्ट्र की अवनति को दूर करने का प्रयत्न किया है। उद्बोधनों से मंडित देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना करने वालों में गुरजाड़ अप्पाराव जी सिद्धहस्त हैं। वे आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ होने से पूर्व ही राष्ट्रीयता एवं सामाजिक सुधार भावों से परिचित थे। देश के प्रति इतना गंभीर दृष्टिकोण रखने के कारण ही उन्होंने मुत्यालु सरालू काव्य में देशभक्ति गीत के माध्यम से देश के प्रति भक्ति भावना प्रकट की। अत्यल्प साधारण भाषा में लिखकर असाधारण संदेश दिया है। इस गीत के प्रथम चरण में वे लिखते हैं, हमारे देश के प्रति प्रेम भावना रखनी चाहिए, भलाई का मार्ग अपनाना चाहिए, व्यर्थ बातों से अपने आप को दूर रखकर देश की भलाई के लिए कदम उठाना चाहिए। देशमुनु प्रेमिंచుమన్న మంచి అన్నది పెంచుమన్న వట్టి మాటలు గట్టి పెట్టబోయ్ గట్టి మేలు తలపెట్టబోయ్। तेलुगु के कवियों ने राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत देश में अनेक धर्म, पंथ और जाति के लोग निवास करते हैं। उनके ऐक्य के बिना राष्ट्रोन्नति असंभव है। अतएव कवि भानुमूर्ति ने राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता का उल्लेख इस प्रकार किया है कि ईसाई, मुसलमान, हिंदू और पारसी एक परिवार के सदस्य की भांति मिलजुल कर देश के प्रति प्रेम भावना प्रकट करें, प्रीति भाव से देश की उन्नति के लिए कोशिश करें। కాన దేశాభిమానంబు కలిగి క్రైస్తవులు, ముసల్మానులు, హిందువులు, పారసీలు నొక్క కుటుంబమై చేరి దేశమాత నుద్ధరింతురగత ప్రీతి। सौभ्रातृत्व की भावना पर विशेष रूप से बल देते हुए भानुमूर्ति जी ने लिखा है, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, इसीलिए हम एक ही देश माता की संतान हैं। बाहरी देश भाषाओं के अलग होने पर भी हमारे मन में भ्रातृत्व की भावना रहनी चाहिए। మనము పుట్టిన మన్నును మనియగలియు, మన్ను నీయది గావున మనకు బయట, వేష భాషల భేద మువ్విది నోదివని, हृदय सीमल सौभ्रात मेनयव कल्यू। तेलुगु कवियों ने उद्बोधनों के द्वारा जनमानस में देश के लिए मर मिटने की भावना को उद्बुद्ध किया। मल्लादी चंद्रशेखर राव ने जयबेरी मृगिंदी शीर्षक गीत में प्राण और मान को बलिवेदी पर चढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा है, जयबेरी का नाद हुआ है समस्त जन उठिए, विजय प्राप्त करने तक शांति नहीं है, शंका और भय के बिना उत्साहित होकर आइए, देश सेवा करने के लिए धीरज बांधकर ठहरिए, मानव की सेवा के बारे में मन में विचार कीजिए, प्राण और मान को बलि देकर आइए। और इसी का తెలుగు జైబేరి మోగింది జనులార లేవండి, జయము పొందేదాకా శాంతము లేదండి, జంకు గొంకు లేక చంగున రండి, దేశ సేవను జేయ ధీరులై నిలవండి, మానవ సేవయే మదిలోన తలచండి, ప్రాణాలు మానాలు బలి ఇచ్చిరారండి,
कवियों ने अपनी लेखनी द्वारा तत्कालीन जनता में अदम्य उत्साह, अपूर्व स्फूर्ति का निर्माण करने के लिए तथा कर्तव्य की ओर प्रेरित करने के लिए जागरण और अभियान गीतों की रचना की। मंगेपूडी वेंकट शर्मा जी ने मेलकोल्पू नामक गीत के माध्यम से भारतीय को जागृत करने का प्रयास किया है। वे लिखते हैं, हे भारत के पुत्र, हे सज्जन मित्र, हे सच्चरित्र, हे वत्स, आगे जागो। विश्व के सब लोग तुमसे पहले ही पग डालते आगे बढ़ते समय तो भीरू के रूप में सोना उचित नहीं है। मेलुకొనుము भरत पुत्रुड़ा, मेलुకొనుము सुजन मित्रुड़ा, मेलुకొనుము సచ్చరిత్రుడా, మేలుకొనవయ్య వత్స, అందరును నీకంటే ముందర నడుగ వేయుచు మేలుగుచుండ, పెందవేళ నిడు నిద్రపోవగా పాడియుగావునయ్యా। मल्लादी रामचंद्र शास्त्री जी ने पद दिल्ली चलो चलो दिल्ली शीर्षक अभियान गीत की रचना की। उन्होंने इस गीत में पराधीन भारत की रक्षा करने के लिए दिल्ली चलने के लिए तत्कालीन आंदोलन को प्रेरित किया। शत्रुओं को तुरंत ही भगाने के लिए चलो चलो दिल्ली दौड़कर जाएंगे। भारत देश के पराधीन होकर जाने से महत्व खोकर उसका वैभव कम हो गया है, उसकी प्रतिष्ठा नाश हो गई है। अब वह पश्चाताप से संतप्त हो रहा है। पद पद दिल्ली पరుగున పోదాం, పగర వేగమే పారద్రోలగా భారతదేశము పరాధీనమై ప్రాధాన్యము చెడి ప్రభావముడిగి పూర్వ గొల్పయో पराधीनततो पोगुचुन्नदका। उन्होंने वेगरंडु जल्दी आइए शीर्षक गीत में भारतवासियों को जल्दी से जल्दी आंदोलन में भाग लेने का आदेश दिया। वे देशवासियों से प्रश्न करते हैं कि जब जननी जंजीरों के बंधनों से कष्टों को झेल रही है, तब तू चुपचाप बैठकर देखने से क्या तुझे पराये लोग प्रशंसा करेंगे। कन्न तल्ली बंधनमुल गासिन तुंचुंडगा मिन्नकुंडी चूचुचुंडा मिम्मु परुलु मित्तुरा। इस प्रकार ये स्पष्ट करते हैं कि हिंदी और तेलुगु काव्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता परक काव्य कृतियों में साम्य ही अधिक दृष्टिगत होते हैं। यह भारतीय साहित्य की भावात्मक तथा राष्ट्रीय एकता को उजागर करने वाला सबल प्रमाण है। प्रादेशिक विशिष्टताओं के कारण जो वैषम्य परिलक्षित होते हैं वे मात्र प्रादेशिक साहित्यिक परंपराओं एवं प्रादेशिक आवश्यकताओं के आधार पर अभिव्यक्त हुए हैं। विभिन्नता में एकता ही भारतीय साहित्य की विशेषता है। बाह्य रूप में दृष्टिगत होने वाले सभी तत्वों में अंतर्निहित एकता विदेशियों को आश्चर्यचकित कर देती है। विभिन्न भाषाओं में अभिव्यक्त होने पर भी भारतीय साहित्य भाव की एकात्मकता के कारण अक्षुण्ण है। हिंदी और तेलुगु काव्य में अभिव्यक्त राष्ट्रीय एकता व चेतना के तुलनात्मक अध्ययन से यह बात सुस्पष्ट हो जाती है कि विभिन्न भाषाओं में विभिन्न लिपियों में लिखे जाने पर भी भारतीय साहित्य की आत्मा एक है। आप इस वीडियो को देखने या सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।